ओके जी। तो ये प्लेजरिज्म का ये था। प्लेजरिज्म में जब हमारे पास ये इस तरीके से सफिशिएंट आता है तो आपको स्पेशली क्या करना पड़ता है कि यू हैव टू रीफ्रेज योर टेक्स्ट ताकि उसके अंदर सिमिलरिटी इंडेक्स कम से कम आए। और ये ज़्यादातर जो है इंट्रोडक्शन में ये चीज़ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो मटेरियल एंड मेथड्स है या एक्सपेरिमेंटल वर्क है उसमें आप ज़्यादा रीफ्रेज नहीं कर सकते। उसमें आपके पास इतनी ज़्यादा मूवमेंट यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। आप यू कैन नॉट चेंज द कंडीशंस। आपने 25 डिग्री लिखना है तो लिखना ही है, उसका अल्टरनेटिव नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी का फार्मूला जो है तो इनमें सब्सटेंशियली जो है ना वो एक्सेप्टेबल रीजन है। हमें हमें अगर इसमें अगर प्लेजिज्म एक बेस से ऊपर भी आता है सिमिलरिटी इंडेक्स तो वो अंडरस्टूड है कि ज़ाहिर है ये डिजिट्स की वजह से है या इस वजह से है। बट जनरली जो है वो आप इसका, बल्कि मैं आपको एक यहाँ बता देता हूँ जो अक्सर मैं अक्सर स्टूडेंट जो है उनको मेक आपको यूज आएगा फ्यूचर में। हम्म, ये तो यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर जो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है जहाँ से, उनका एक बड़ा अच्छा उन्होंने ये सर्विस स्टार्ट की थी और जो कि एकेडमिक फ्रेज बैंक के से नाम पे है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर आपने ये ज़रा वहाँ पे भी ज़रा इशू यही आते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग वर्क कि आपने अगर इंट्रोडक्शन में करना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है तो अब आप ज़रा मुख्तलिफ पेपर्स में कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है, उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या उसके अल्टरनेटिव है, यानी आपने रीफ्रेज कैसे करना है, तो ये सारा उसके अंदर डिटेल दी हुई है। आप ये मसलन इस तरीके से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये बड़ा एक अच्छा सोर्स है जो कि नॉन दोनों इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी है और नॉन, जैसे कोई डिफाइंड टर्म्स करनी है अगर आपने ताकि आप, तो फिर इंट्रोडक्टरी फ्रेज उसकी टर्म्स की कैसी होनी चाहिए। The term X was first used by, the term X can be traced back to previous studies mostly defined term X। तो इस तरीके के जब ये आप रीफ्रेज करेंगे, ये आइडिया है, तो उसके आपका सिमिलरिटी इंडेक्स और कम आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा इनका इनकी ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो इसको भी ये एक्सप्लोर किया करें। आमतौर पर हम ये लिख लेते होते हैं ना कि दिस लेट्स से जो भी है इट इज डिफाइंड एज, तो वो जब आप डिफाइंड एज वो हर जगह आएगी तो वो प्लेजिज्म आएगा, तो उसी को आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इट इज नेसेसरी है टू क्लेरिफाई एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय, आगे उसका टर्म और फिर आगे उसका लिख दिया। हिस्टोरिकली टर्म एक्स हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे आ जाता है कि रिचर्ड फेटमैन ने, तो दिस गिव्स यू सम बिट मार्जिन। ठीक है, तो ये काफ़ी डिटेल में है। रिजल्ट में, रिपोर्ट में, राइटिंग कंक्लूजन में कैसे करेंगे, रेफरेंस सोर्स में, डिस्कशन फाइंडिंग में कैसे करेंगे, तो इसको आप एक्सप्लोर करें अपने फ्री टाइम में जब भी आपको मौका मिले। सो अब आ जाते हैं आपके एक्चुअल जो काम है आखिरी पार्ट पे, और वो ये है कि इन्फॉर्म ये वाला जो मैंने आपको कहा था कि सिनॉप्सिस फॉर योर रिसर्च डिसर्टेशन, पीएचडी, एमफिल, एमएससी जो भी है, इसमें ज़रा जो आपका है, आपका एमफिल है या एमएस है, बाकी को आप डिलीट कर देंगे।
ये एक डेमो टाइप अपने यहाँ चीज़ें डिटेल। सुपरवाइजर का टेंटेटिव जो है ना वो नाम जो है वो आप ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल ज़रा ये ऑफिशियल है और टाइटल आपको मैंने बता दिया है। एक्चुअली आपका काम यहाँ से शुरू हो रहा है कि समरी ऑफ द प्रपोज वर्क, ठीक है। तो ये पूरा एक पेज तकरीबन बनता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च टास्क आ जाएगा, फिर इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि 3 पेजेस मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें बैकग्राउंड, रैशनल, इंक्लूडिंग लिटरेचर डिटेल्स। आमतौर पर लिटरेचर जो है वो हम इंट्रोडक्शन में डालते हैं। फिर सिग्निफिकेंस या रेलिवेंस ऑफ द प्रपोज वर्क है, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी आपने कौन सा तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है, और फिर आगे टाइम फ्रेम, ये सेमेस्टर वाइज है, ये रूटीन की चीज़ें हैं, और फिर आगे ये सिमिलरिटी इंडेक्स और ब्ला 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 जो भी चीज़ें हैं, ये फिर आप लोग इसको फाइनल करके ये चीज़ करते हैं। ओके, अब इसमें जो पहले वाला है आपके पास मेथड समरी ऑफ द प्रपोज वर्क, ठीक है। अब अभी आपने जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें कहाँ पे थे हम लोग, लिटरेचर में सिंथेसिस पे थे, ये वाला। तो क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम भी कम है, वीक्स आई थिंक 3 वीक्स रहते हैं उसमें, तो एक तो मेथोडोलॉजी सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि लिटरेचर एक्चुअली रियली प्रोजेक्ट्स में करते कैसे हैं, ठीक है। एक पेपर 2 पेपर नहीं, आपने सारा करके उसको बाद टीचर के साथ, सुपरवाइजर के साथ बैठ के डिस्कस करना वो, और फिर उस बेस पे अभी फॉर द टाइम बिंग आपने क्या करना है कि इस तरीके से जब आप सर्च करेंगे तो कोशिश करें कि जो लेटेस्ट पेपर है और जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, ACS का, RCS का, नेचर का, वेले का, साइंस डायरेक्ट का, और फिर आगे उसमें से जो भी आपको एक पेपर अच्छा लगता है, इजीली एक्सेसिबल है, उसको आपने जस्ट एक पेपर का भी फॉलो करें ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। फॉलो करके आपने ये वाला चीज़ उसमें पुट अप करनी है, यानी समरी ऑफ द प्रपोज वर्क। उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट में जो उसका काम है, जो उसने प्रेजेंट किया है, आपने वो प्रपोज करना है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना प्लीज, वो मैंने चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे बताया, तो आपने री राइट इन योर ओन वर्ड्स करना है, जो आपकी लर्निंग होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसी के अंदर ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करना है कि उन्होंने रिसर्च को क्यों किया है, व्हाट वाज द रीजन, उसकी मोटिवेशन क्या थी। जैसे ये डॉब्स, ये तो रिव्यू है, कोई भी अगर एक पेपर है, जैसे इसकी मोटिवेशन क्या है, कांगोरेट डाई रिमूवल फ्रॉम सिमुलेशन टेक्सटाइल वेस्ट वाटर से नीट एंड डॉप्ट। हाँ, इसकी सिमिलर जो मोटिवेशन है कि बेसिकली एनवायरमेंटल रेमिडिएशन या डाई डिग्रेडेशन, दे वांट टू स्टडी के कैन दिस डॉप्ट जिंक ऑक्साइड जो है इट कैन बी यूज टू डिग्रेड, ये मोटिवेशन आ जाती है, बिकॉज ये पोल्यूशन काज करते हैं, वो काज करते हैं, तो वो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ रेलिवेंस ऑफ द प्रपोज वर्क, वो उसी में से आप निकाल देंगे, उसी पेपर के अंदर ही होगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो उसने की है कि उसको फेजेस में बता दें, फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, सेकंड में क्या किया, थर्ड में क्या किया है। तो आपके ये 6 पार्ट्स बनते हैं सिर्फ, समझ आ गया? Yes, sir. नाउ इज देयर एनी कंफ्यूजन? सेलेक्ट योर आर्टिकल, जो भी अपना डिफरेंट, हर बच्चा डिफरेंट करे, उसके ऊपर इस तरीके के साथ जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है कि नॉर्मली करना ये चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम, तो में वो लिमिटेशन है। अदरवाइज कोशिश करें कि आप 15, 20, 40, 50, 40-50 में कह रहा हूँ, कम से कम 10 पेपर तो पढ़े ना, डिफरेंट पब्लिश करें, ताकि आपका थोड़ा टेस्ट डेवलप हो। ACS के दो एक निकाल लें, RSC के निकाल लें, नेचर के निकाल लें, जो एक्सेसिव होते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर उनको निकालने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद उस अच्छी खासी एक्सपर्टीज हो जाएगी। अब और उनमें से जो आपको पेपर सबसे अच्छा और बेस्ट लगता है, उसको आप लेकर एज अ मॉडल एग्जांपल के तौर पर इसको जरा इन योर ओन वर्ड्स, कीप इन माइंड योर ओन वर्ड्स, डोंट
do the copy and paste unless there is a chemical formula. उसको कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया. एकेडमिक फ्रेजेस भी आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं. हाँ सर, कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग पे हैं, उनको मीटिंग में ऐड करें, अलाउ करें. यहाँ से तो अलाउ तो ज्वाइनिंग आ रहा है ऑप्शन. तो बेसिक जो आपको आइडिया देना है या आपके लिए थोड़ा सा मेंटली तैयार करना है कि आपने आगे रिसर्च और सिनॉप्सिस लिखना है. तो वो कैसे लिखेंगे? तो एक सिंपल, अभी जो सिंपलेस्ट एक ही पेपर पे रखें, लेकिन मेथड क्या, और फिर सब्सिक्वेंटली जो आपका ये तो मैं एक जनरलाइज ओवरऑल बता रहा हूँ जो हम अक्रॉस सारी डिसिप्लिन में रिकमेंड करते हैं. बट इफ योर सुपरवाइजर इज रिकमेंडिंग यू समथिंग ऐड इसमें करना चाहे या कोई और चीज़ बताना चाहे, वो ज़रा फिर आपने उनको डायरेक्टली फॉलो करना है. अली आ गए, क्या बात है. ये शेर है वही वाला अली शेर. यस सर. सर मैंने अपना नाम चेंज कर लिया. क्या नाम रखा आपने? वैसे तो नाम मेरा अली असगर है. अच्छा, वो गलती से लिखने गया था. तो शेर नहीं है आपका नाम? नहीं सर, शेर नाम है. तो मुझे एक दफ़ा मैसेज भी आया था कि शेर के नाम से कि मैं आज इन यूनिवर्सिटी. मैंने कहा ये शेर कौन है? मेरा असल में शेर, डॉक्टर शेर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं. मैं आई थॉट कि वो, मैंने कहा यार ये कैसे आ गया मीरपुर में. नहीं सर. चलें, अच्छी बात है. तो कहाँ पे आप नज़र ही नहीं आते शेर? ऑनलाइन जब होंगे सर तो. मैं इधर ही हूँ. है तो इधर ही है, मुझे पता है आप उधर ही हैं जहाँ पे हैं. सर पूरी क्लास में मैं एक ही मेल हूँ, और वैसे भी मेल के लिए लास्ट सीट रिजर्व होती है. मैं वहीं पे बैठ के चुपके से सुनता रहता हूँ. ना ना ना, लास्ट सीट नहीं होती. मेल जो है ना वो फ्रंट सीट पे बैठता है. सर एक क्वेश्चन था. जी. जो आपने मेरे सॉफ्टवेयर का बताया कि जिसमें प्लेजरिज्म डिटेक्ट होता है, वो हम भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली? हाँ, असल में वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है ना, उसकी पेमेंट होती है, तो आमतौर पर फ्री अवेलेबल नहीं है. जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको अलाउ कर देता हूँ कि वो उसको एक्सेस करें थ्रू माय यूजिंग माय यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो उसको भी ज़रा इस्तेमाल करने के लिए पहले वो एक मेथड या ट्रेनिंग देनी होती है. फिर स्टूडेंट जब एक्सपर्ट हो जाता है तो वो उसको कर लेता है. बल्कि इसके अंदर भी इवन ये ऑप्शन होता है, मैं आप उधर भी अपलोड कर सकते हैं. वो डायरेक्टली वो जो है ना उसको चेक कर सकते हैं. सर जो हम ये वाला लिखेंगे रिसर्च प्रपोजल, हम्म, तो उसमें आप ही चेक करेंगे या हम खुद भी किसी तरीके से चेक कर सकते हैं? मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा. अगर आप उसको, यानी असल में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना, इसकी जो मेन जो वजह है ना, रिस्ट्रिक्शन ये है कि स्टूडेंट इसको मेरे ख्याल में अपलोड कर सकता है. अपलोड करने के बाद उसका मेरे ख्याल में वो प्लेजरिज्म उसका आ सकता है, लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर सकता. वो फिर जो इंस्ट्रक्टर है वो, जैसे मैंने अभी शेयर आपके साथ शेयर किया था शायद इधर. हाँ, ये इसमें दो मोड है, एक इंस्ट्रक्टर मोड है, एक स्टूडेंट मोड है. स्टूडेंट मोड में मैं बना के आपको कर दूंगा, एक्सेस उसको दे दूंगा, वहाँ आप अपलोड कर दीजिएगा. और जो सर भी. ये जी जी. सर ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें प्लेजरिज्म डिटेक्ट होता है, तो सम टाइम ये उसमें जब हम सेव करते हैं तो दोबारा जब प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो सॉफ्टवेयर में सेव होने की वजह से वो सारा प्लेजरिज्म आ जाता है दोबारा. ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, जब आप इसको चेक करते हैं, वो मैं बताया कि पहले ये इसके लिए ट्रेनिंग देनी होती है, हर बंदा नहीं कर सकता. जैसे ये यहाँ पे क्विक सबमिट का ऑप्शन है. अब क्विक सबमिट में मैं अब यहाँ पर
लेट्स से ये सबमिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सबमिट करना चाह रहा हूँ तो आगे मुझे ये पूछ रहा है कि क्या चीज़ आपने कस्टमाइज़ करनी है। जब मैं चाहता हूँ कि सर्च द इंटरनेट, सर्च स्टूडेंट्स पेपर, सर्च पीरियोडिकल जर्नल और सर्च हायर एजुकेशन, ये सारे करना चाहता हूँ। अब आके आ गया सबमिट पेपर्स टू स्टैंडर्ड पेपर रिपोजिटरी या इंस्टीट्यूशन पेपर रिपोजिटरी या नो रिपोजिटरी। यहाँ आपने चूज करना है। अगर आपने स्टैंडर्ड कर लिया तो वो उसमें चला जाएगा, इंस्टीट्यूशन कर लिया तो वो HEC में चला जाएगा। आमतौर पर हम इनिशियली ये करते हैं कि नो का ऑप्शन चूज करते हैं कि वो सिर्फ हमें चेक करके बताएं, उसके अंदर ऐड ना करें, ठीक है। नो करके इसको सबमिट करेंगे तो फिर ये इसने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आप या मैं अपनी फाइल जो है उसको अपलोड कर दूंगा और फिर उसके बाद जो भी इसने करना हुआ वो कर देगा। ठीक है सर। अगर ये चला भी जाता है इसमें डेटाबेस में ना, तो फिर उसका एक वे है कि हर जो है, जैसे मैं यहाँ पर अगर एज अ इंस्ट्रक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मेरे ऊपर एक और एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी का है। उसके ऊपर एक और एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि HEC का है। उसके ऊपर एक और एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि पूरे रीजन का है, और फिर एक और है। तो वो फिर हमें एक ईमेल जनरेट करनी होती है और रिपोर्ट का नाम और वो चीज़ें बतानी होती हैं, उसका नंबर बताना होता है कि ये नंबर है। तो वो फिर उनको भेजते हैं और वो 24 आवर्स लगते हैं उसमें असल में डिलीट होने में। फिर आप उनको भेजेंगे तो वो फिर उसको चेक करके डिलीट करके आपको बता देते हैं कि जी हमने डिलीट कर दिया है। बट वो एक लेंथी प्रोसेस है, उससे अवॉइड ही करना चाहिए बिगिनिंग में, अनलेस जैसे थीसिस है किसी स्टूडेंट का, उसे सबमिट करना है, तो वो बेहतर है कि वो क्या कर दे, उसके रिपोजिटरी में जमा कर दे ताकि कल भी उसका कोई उसका पेपर जो है या उसकी वो चीज़ जो है वो ना करे जो फाइनल आपका है। ठीक है सर। हाँ जी, कौन है? अस्मा है, जवेरी है, जन्नत। जन्नत किधर चली गई? जन्नत ने शायद आज ज्वाइन नहीं किया या किया था। मेरे माइंड में जो वर्चुअल जन्नत है वो कोई और है, आई डोंट नो। जो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में किया था जन्नत ने, एक मैंने इनको कोर्स पढ़ाया था, आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री का, आई थिंक सो। हाँ, एक स्टूडेंट थी, पता नहीं वो हैं या और हैं। सर आपने हमें पढ़ाया था MSc सेकंड में, लेकिन ये तो इन्होंने तो पोस्ट ग्रेजुएट से किया है BS जन्नत ने। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे भी एक जनरल स्टूडेंट थी, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो वाली हैं, सॉरी। असल में ऑनलाइन का क्लासेस का यही मसला है कि कोई पता नहीं है कि हु इज रियल, हु इज इमेजिनरी, या जो भी है। तो ये समझ आ गया आज का असाइनमेंट का। इसको क्लोज करें ताकि फिर हम कल से रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, ठीक है। मेक इट सिंपल, सारा तरीकेकार आपको बता दिया है। तो बेहतर ये है कि सारे प्रोसेस से एक दफ़ा गुजरें, 2, 3 या 4 दिन आप स्पेंड करें जो आपका फ्री टाइम है, उसमें हर पब्लिशर के ऊपर जाकर उसको सेलेक्ट करें, उसमें अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट करें। ये आपको फ्यूचर में जब आप थीसिस लिखेंगे या आप जब रिसर्च करें तो बहुत फ़ायदा देगा। उस वक्त आप जो है ना वो दवाएं देंगे, अगर दवाएं दी भी। अदरवाइज बच्चे जो एंड पे आते हैं, जो हालत होती है ना कि वो इतने ज़्यादा पैनिक होते हैं। एक तो प्रेशर होता है घर वालों का कि जल्दी से डिग्री लो, सुपरवाइजर जो है वो जी वो सबमिट नहीं करने दे रहा, वो कैसे ना करने दे, कैसे करने दे कि वो जरा उसमें इतने बीच में मिस्टेक्स होती हैं। अभी इसकी काफ़ी सारी चीज़ें बीच में से रह गई हैं जो कि आई मीन वो मैं टाइम की शॉर्ट की वजह से, या वो बिकॉज वो जब हम रिसर्च में स्टूडेंट आते हैं तो ऑलमोस्ट 3 से 4 माह जो है ना, एटलीस्ट मेरे पास जो भी मैं करता हूँ, 3 माह तो वो समझ लें कि उसने लैपटॉप के ऊपर ही काम करना है, उसी के ऊपर ही सारी चीज़ें, जब तक वो मेक श्योर कि वो इतना ज़्यादा, क्योंकि लैब वर्क इतना कोई ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, वो ना हो कि वो इजीली हो जाता है। लेकिन कल आपने किसी जगह बैठ के आगे डिफेंड करना है, कोई टॉक देनी है, अपने टॉपिक पे लिखना है,
तो उसी वक्त लिखेंगे जब आपके पास वर्ड्स होंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, आपको नॉलेज होगी, पता होगा। और वो कैसे पता होगा? कि आप पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। अब बुक्स तो नहीं है, जर्नल्स हैं, ये जो पेपर्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो तब आपके पास आएगा ना। वैसे तो उसका वो चीज तो कहीं से नहीं आ सकती। ठीक। यस सर। ओके देन, फिर हम जो है ना इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। आपकी क्लास शुरू होने वाली है आई थिंक नेक्स्ट टाइम, तो कल भी इसी टाइम पे। मेरी पहली एक और मुझे फिजिकल कोर्स मिला हुआ है, वो 7 बजे होती है फिर आपकी। ओके सर। ओके देन, सी यू फिर इंशाल्लाह टुमारो। इंशाल्लाह।